प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे निषेचन एवं अंतररोपण पर। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और अंतररोपण का मतलब इम्प्लांटेशन अर्थात मानव में किस प्रकार से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उनका निषेचन होता है यानी संलयन होता है, और संलयन के बाद उसका गर्भाशय की जो अंतः स्तर होती है उसमें उनका आरोपण होता है। तो निषेचन, सबसे पहले निषेचन की परिभाषा क्या होगी? तो शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के साथ संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निषेचन किसको कहा जाता है। निषेचन की जो है तो शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के एक शुक्राणु रहेगा, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु जब मिलते हैं, अंडाणु के साथ उनका संलयन होता है यानी फ्यूजन होता है। तो अंडाणु के साथ संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। संलयन की क्रिया फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाती है। यह जो निषेचन होती है ये आपको कौन सी प्रक्रिया, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती है? तो निषेचन की अब हम लोग देखेंगे प्रक्रिया कौन कौन सी प्रक्रिया इस निषेचन में आता है। तो प्रक्रिया में सबसे पहला जो भाग है इसका कि वीर्य सेचन। पहला जो इसमें होता है स्टेप वीर्य सेचन, यानी इसको इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन, तो इंसेमिनेशन कहिए या इसको वीर्य सेचन कहा जाता है। पहले हिंदी में लिख लेते हैं इसके बाद। तो प्रक्रिया है वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। तो इस इंसेमिनेशन में होता क्या है? तो इस प्रक्रिया में है कि जो मैथुन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया के दौरान सीसन द्वारा वीर्य स्त्री के योनि में प्रवेश कराने की जो क्रिया होती है जिसको वीर्य सेचन कहते हैं। अब यह जो क्रिया है इसमें आप देख रहे हैं कि मादा प्रजनन तंत्र है और इसमें योनि में शुक्राणु प्रवेश कर रहे हैं। यही क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। तो वीर्य सेचन के दौरान क्या होता है, मतलब इसमें वीर्य सेचन में क्या है कि मैथुन के दौरान, मैटिंग के दौरान, मैथुन माने मैथुन के दौरान सीसन द्वारा, पेनिस, सीसन को कहते हैं पेनिस, सीसन द्वारा वीर्य को, इसीलिए नाम पड़ा है वीर्य सेचन। वीर्य का मतलब सीमेन कहलाता है, सीमेन। तो सीसन द्वारा वीर्य को मादा योनि में पहुंचाने की क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। ये परीक्षा में 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। पहुंचाने की क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। अब कहता है कि वीर्य सेचन में जो सीसन के द्वारा वीर्य निकलता है उसकी मात्रा कितनी होती है? एक बार स्खलन में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो स्खलन में वीर्य की मात्रा कितनी होती है? तो एक बार स्खलन में 3 से 4 मिलीलीटर वीर्य जो है एक बार में स्खलित होता है। और उस 3 से 4 मिलीमीटर में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 200 से
तो ये स्खलन में वीर्य की मात्रा हो गई, और इसमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी हो गई, तो शुक्राणुओं की संख्या कितने में, 3 से 4 मिलीमीटर जितना होता है उसमें, तो शुक्राणुओं की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन। इससे कम होगा तो हो सकता है निषेचन की क्रिया पूरा नहीं हो। उसके बाद कहता है कि वीर्य, ये जो शुक्राणु है ये किस रफ्तार से अब जहां पर निषेचन स्थल होता है फैलोपियन ट्यूब का वहां पर पहुंचते हैं, तो 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से ये शुक्राणु गति करते हैं। तो शुक्राणुओं की गति कितनी होती है, तो 3 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में इतनी रफ्तार से ये शुक्राणु गति करके और ये पहुंचना चाहते हैं जहां पर निषेचन स्थल होता है वहां पर पहुंचना चाहते हैं, और वीर्य सेचन के 5 से 6 घंटे के बाद ये पहुंच जाते हैं वहां पर जहां निषेचन स्थल है, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। प्रति मिनट है, और ये क्या होता है कि 5 से 6 घंटे में निषेचन स्थल पर पहुंच जाते हैं। निषेचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंच करके क्या करते हैं कि 24 से 36 घंटे तक वह अंडाणु का इंतजार करते हैं, वहां पर ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद अगर अंडाणु पहुंच जाते हैं तो निषेचन होता है, अगर अंडाणु नहीं पहुंचते हैं तो ये शुक्राणु मर जाते हैं। तो वहां पर पहुंच जाते हैं और 24 से 36 घंटे तक जिंदा रहकर अंडाणु का इंतजार करते हैं, अंडाणु का इंतजार करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि वीर्य सेचन में ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो अंडाणु का आगमन होता है, अंडाणु का आगमन कहाँ होता है, तो निषेचन स्थल जहाँ होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा स्टेप है वो है आपको जो निषेचन, ये दूसरा है अंडाणु का आगमन। अब अंडाणु पहुंच जाएंगे, शुक्राणु पहुंच गए हैं, या पहले से अगर अंडाणु पहुंचे हुए हैं तो शुक्राणु पहुंचेंगे। अंडोत्सर्ग कब होता है, तो हम लोग मासिक चक्र में देखे हैं कि हर मंथ के जो मिडिल होता है, यानी 14वें से 15वें दिन के जो मिडिल डे होता है उस समय अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अंडोत्सर्ग के कितने घंटे के बाद वो निषेचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, तो 12 से 24 घंटे के अंदर। अंडोत्सर्ग के 12 से 24 घंटे के अंदर ये क्या करते हैं, अंदर अंडाणु निषेचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, निषेचन स्थल पर पहुंच जाते हैं। और पहुंच करके ये क्या करेंगे कि आपको इंतजार करेंगे। इंतजार किसका, शुक्राणुओं का इंतजार करेंगे, और लगभग आपको 12 से 24 घंटे तक अंडाणु भी जिंदा रहेंगे। कुछ देर जिंदा रहना चाहिए ना, तब ना, या तो शुक्राणु पहले पहुंचे या अंडाणु पहले, तो कुछ देर जिंदा रहना चाहिए। पहुंच जाते हैं एवं 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहकर शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। अब कहता है कि निषेचन स्थल कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निषेचन स्थल कहाँ होता है।
फर्टिलाइजेशन साइट कहाँ है, निषेचन स्थल कहाँ होता है, तो जो अंडवाहिनी नली होती है उसके इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर ये निषेचन स्थल होता है। तो अंडवाहिनी का मतलब ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको। तो अंडवाहिनी के इस्थमस एवं एम्पुला, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो एम्पुला के संधि स्थल ये होते हैं निषेचन स्थल। अब जैसे निषेचन स्थल कहाँ होता है, तो ये मान लें कि यूटेरस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ पर ये इसका फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट है। इसके बाद इधर आपको क्या है, ओवरी है, अंडाशय। तो यहाँ पर जो ये पार्ट देख रहे हैं, यही पार्ट जो है एम्पुला और इस्थमस का ये जंक्शन है, ये जो पार्ट है यहीं पर फर्टिलाइजेशन होते हैं। यहीं से ये जो शुक्राणु है वो वहीं पर पहुँच करके और यहाँ पर जैसे ये शुक्राणु जो है इधर पहुँच करके और यहीं पर ये शुक्राणु पहुँचते हैं और इधर से अंडाणु रिलीज होकर के ये अंडाणु इसमें पहुँच करके और यहीं पर इन दोनों का मिलन स्थल होता है। यही हो गया अंडाणु और ये हो गया शुक्राणु। तो ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलन स्थल है, जिसको इस्थमस और एम्पुला का जंक्शन, ये अंडवाहिनी हो गया, ये जो रचना है अंडवाहिनी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद अब क्या होता है, दोनों के बीच कौन से रिएक्शन होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुक्राणु पहुँच गया है अंडाणु के पास और अंडाणु के पास पहुँचने के बाद कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो एक्रोसोम प्रतिक्रिया होती है। एक्रोसोम प्रतिक्रिया, एक्रोसोमल रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया में क्या होता है कि शुक्राणु में जो उपस्थित, अब देखिए इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये अंडाणु नहीं है, माने द्वितीय कंडक है, अभी अंडाणु नहीं है। जब प्रवेश करेगा शुक्राणु तब ये अंडाणु कहलाएगा। तो इसमें दिख रहे हैं कि बहुत सारे शुक्राणु उसके नज़दीक जा रहे हैं और जाने के बाद क्या होते हैं कि शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम पाया जाता है और उस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो द्वितीय कंडक के जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं और एक पारदर्शी जो लेयर होता है जोना पिलुसिडा, उसमें वो होल करने का काम करते हैं। तो उसी क्रिया को एक्रोसोम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि शुक्राणु के एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम, वो जो एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, एंजाइम्स द्वितीय अंडक सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है 14वें दिन ओवरी से निकल करके पहुंच गया है निषेचन स्थल पर। तो द्वितीयक अंडक के कोरोना रेडियाटा एवं एक लेयर और है जोना पिलुसिडा। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे द्वितीय अंडक का, उसमें ये पता चलेगा। पिलुसिडा पहले बता चुके हैं। तो जोना पिलुसिडा में क्या करते हैं, छिद्र करने का काम करते हैं, छिद्र करते हैं और छिद्र करने के बाद ये जो शुक्राणु होते हैं, एक शुक्राणु, वह उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जहाँ पर ये
इंजाइम देखिएगा, जहाँ पर वो इंजाइम निकल रहा है, एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है, वहीं पर क्या होते हैं कि शुक्राणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब वो अंदर जाना चाह रहा है शुक्राणु, तो शुक्राणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंडाणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिल जाते हैं, मिल करके एक फर्टिलाइजेशन शंकु यानी निषेचन शंकु बनाते हैं और वहीं से वो इंटर करेगा, एक गेट बना देते हैं। तो यहाँ पर छिद्र करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि शुक्राणु के कोशिका झिल्ली, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है शुक्राणु का, तो शुक्राणु के कोशिका झिल्ली एवं अंडाणु के कोशिका झिल्ली, आपस में पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, तो झिल्ली आपस में मिलकर निषेचन शंकु, फर्टिलाइजेशन कोन उसको बोलते हैं, एक शंकु के जैसा निषेचन शंकु बनाते हैं। बना लिए। अब बनाने के बाद अब चौथी क्रिया होगी। चौथी क्रिया क्या होगी कि शुक्राणु अब प्रवेश करेगा, शुक्राणु का प्रवेश, जिस जगह पर ये शंकु बना है उसी जगह पर ये शुक्राणु प्रवेश करेगा। तो शुक्राणु के प्रवेश में क्या है कि एक शुक्राणु का सिर और मध्य भाग इंटर हो जाता है, तो तुरंत बाद द्वितीय जो अंडक होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और शुरू होने के बाद वो क्या होते हैं कि अब वो एक अगुणित अंडाणु और एक छोटा सा के ध्रुवीय पिंड पोलर बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। उसके पहले ये क्या करते हैं कि एक दीवार बना लेते हैं अंदर में, जियोना पिलासिडा के अंदर एक दीवार बना लेते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो दूसरे जो शुक्राणु है अगर चाहे इंटर होने के, जो एक शुक्राणु इंटर हो गया पहले, उसके बाद जो शुक्राणु चाहे इंटर हो जाए तो संभव नहीं है, यानी वह कॉर्टिकल रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद क्या होते हैं कि अंडाणु में कॉर्टिकल प्रतिक्रिया होती है। अंडाणु में क्या होती है? कॉर्टिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं। कॉर्टिकल प्रतिक्रिया होती है जिससे इसका फायदा क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे जो उसके पीछे जो शुक्राणु है दूसरे शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते, यानी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। दूसरे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं करते, नहीं तो 2-3 गो शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करना चाहिए, तो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते। हो गया? तो जब शुक्राणु प्रवेश कर गया तब क्या परिवर्तन हो गया? अंडाणु में कुछ परिवर्तन हुआ, तो अंडाणु अब क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे। अंडाणु का सक्रिय होना। कैसे सक्रिय होंगे? तो सक्रिय कैसे होगा कि जब शुक्राणु प्रवेश कर जाएंगे, शुक्राणु के प्रवेश के बाद द्वितीयक अंडक, ये जो द्वितीय अंडक सेकेंडरी oocyte होते हैं, अंडक में एक विभाजन होता है, जिससे अब क्या बनेगा? जिससे एक बड़ा अगुणित कोशिका बनेगा, उसमें केंद्रक रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडाणु, तथा जिससे एक बड़ा तथा दूसरा छोटा अगुणित कोशिका
या अगुणित ध्रुवीय पिंड बनता है, पोलर बॉडी बनता है, ध्रुवीय पिंड बनता है। तो इस तरह से ये काम इसमें होता है। उसके बाद संलयन की क्रिया होती है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो हुआ क्या है, जैसे ये अंडाणु है और इस अंडाणु क्या माने द्वितीय अंडक है, और इस द्वितीय अंडक के बाहर क्या होता है कि ये एक जोना पेलुसिडा का लेयर होता है, और इस जोना पेलुसिडा के लेयर के बाहर एक सेल्स का लेयर होता है जिसको कोरोना रेडियाटा सेल कहा जाता है। ये कोरोना रेडियाटा का ये लेयर है। अब देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे शुक्राणु जो है आपको इसमें जा रहे हैं इसके पास, और यहीं पर जो शुक्राणु होते हैं वो जो पहला जो शुक्राणु गया है वो अपने अग्र भाग से एक एंजाइम सिक्रीट करता है, यहाँ से एक्रोसोम से, इसके अंदर केंद्रक है, तो इसके अग्र भाग से एक्रोसोम जो यहाँ पर देख रहे हैं एक्रोसोम प्रतिक्रिया, जिससे ये कोरोना रेडिएटा, ये जो लेयर है इसको कहते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और ये अंदर वाला जो लेयर देख रहे हैं इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो इसमें ये होल कर देता है, और होल करने के बाद अब देखिएगा जहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो ये हो गया अंडाणु, जो द्वितीय अंडक होते हैं उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये शुक्राणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब फ्यूज करने के बाद ये आपको एक क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बनाते हैं, माने यहीं पर जहाँ होल हो रहा है ना वहीं पर ये रचना बना रहे हैं। इसको कहते हैं निषेचन शंकु। ये शंकु जैसा रचना बना रहा है, निषेचन शंकु बना रहा है। और यहीं पर अब ये केंद्रक है, ये अंदर अब जाएगा इसके अंदर। उसके बाद ये अंडाणु का केंद्रक हो गया। अब क्या करेगा कि जब ये अंडाणु इसके अंदर चला जाएगा तो अंदर जाने के बाद अब क्या होंगे कि अब ये गेट बंद हो जाएगा। अब ये अंडाणु, ये शुक्राणु जो है अब इंटर कर गए, इसका जो सिर और ये इंटर कर गया, और इंटर करने के बाद इसके अंदर जो ये देख रहे हैं न्यूक्लियस, अब यहाँ से ये निकलेगा, इसमें आएगा, और आने के बाद अब इसके अंदर एक दीवार बन जाएगी, इसके अंदर एक दीवार बन जाएगी। और ये दीवार क्या करेगा, जो दूसरे शुक्राणु अब चाहेंगे इसके अंदर जाने को तो वो नहीं जाएगा। इसी को कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। कॉर्टिकल जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं यही है। तो ये कॉर्टिकल प्रतिक्रिया हो रही है, जिसके कारण, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये शुक्राणु का केंद्रक और ये अंडाणु का केंद्रक दोनों ये क्या है इसमें है। और इसके बाद क्या होते हैं कि जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है ये एक बार फिर विभाजित हो जाता है। अब विभाजित होने के बाद एक बड़ा सा अंडाणु का केंद्रक बनता है अगुणित, और एक ध्रुवीय पिंड बन जाता है, एक छोटा सा सेल बन जाता है, जिसको कहते हैं ध्रुवीय पिंड कहते हैं। इसको ध्रुवीय पिंड कहा जाता है। वही केंद्रक जो पहले था द्वितीय अंडक में। अब ये अंडाणु का जो प्रोन्यूक्लियस है और ये शुक्राणु का प्रोन्यूक्लियस, दोनों आपस में उनका संलयन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसमें 23 गुणसूत्र इसका और 23 गुणसूत्र इसका, यानी दोनों मिलकर के 46 गुणसूत्र वाले एक जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कि शुक्राणु प्रवेश कर गया है अंडाणु के अंदर। अब दोनों का केंद्रक क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसको कहते हैं आपको संलयन कहा जाता है इसमें। तो संलयन में क्या हो गया कि शुक्राणु का केंद्रक एवं अंडाणु का केंद्रक आपस में, अंडाणु का केंद्रक आपस में
क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं और आपस में संलयन कर द्विगुणित डिप्लॉयड, द्विगुणित युग्मनज का मतलब हो गया जाइगोट, युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का मतलब जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये निषेचन क्या हो गया, संपन्न हो गया। और निषेचन के समय ही क्या होते हैं कि शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वो निश्चित हो जाता है। इसी दौरान शिशु का जो लिंग निर्धारण है कि यानी वो क्या हो जाएंगे, लड़का होगा कि लड़की होगा, उसका निर्धारण इसी समय हो जाता है। अब कैसे होता है ये आप जानते ही हैं, फिर से हम रिवाइंड कर देते हैं। इसी दौरान शिशु के लिंग का निर्धारण हो जाता है, अब कैसे होता है लिंग का निर्धारण, तो यहाँ पर हम देखे हैं कि इधर जो है मादा से आपको अंडाणु आया है और अंडाणु में क्या रहते हैं, XX जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उससे आता है, और जो इधर नर है, नर से जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, X और Y के नाम से जानते हैं। तो जब अंडाणु बनेगा, जैसे ये मादा है तो मादा में जब ये अंडाणु बनेगा तो दोनों अंडाणु में जो है या जो जितने भी अंडाणु बनेंगे उसमें एक से ही गुणसूत्र रहेगा, 100% अंडाणु में X गुणसूत्र रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा कि 50% जो शुक्राणु होंगे ये हो गया क्या, ये अंडाणु हो गए, ये अंडाणु हो गए और ये क्या हो गए, शुक्राणु हो गए, शुक्राणु हो गए। तो 50% शुक्राणु में X गुणसूत्र रहेगा और 50% शुक्राणु में क्या रहेगा, Y गुणसूत्र रहेगा। तो यहाँ पर 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। अब कहता है कि अंडाणु तो एक ही तरह का है X वाला, जबकि शुक्राणु दो तरह का है, 50% है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा, चांस क्या बनेगा, चांस जैसे है कि ये अंडाणु और ये शुक्राणु दोनों आपस में मिल गए तो फिर X वाला ये बन गया जाइगोट। ये जो संतान होगा वो कैसा होगा, मादा संतान होगी, है ना, मादा संतान होगी, ठीक। और अंडाणु यही रहेगा और शुक्राणु खाली चेंज हो गया, अंडाणु यही रहेगा पहले वाला, और खाली शुक्राणु Y वाला इसके साथ मिल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, मादा का X और उसके पिता का Y आ गया। तो जो ये संतान उत्पन्न होगा ये कैसा हो गया, नर संतान हो गया, नर संतान हो गया। यानी 50% चांस है इसमें। मान लिया कि किसी दंपत्ति को पहले से 4 पुत्री है, पहले से 4 उसको डॉटर है, तो 5वां क्या होगा, संतान। सिंपल है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, जैसा शुक्राणु उसमें जाएगा अंडाणु में उसी तरह से ये होगा। तो इस तरह से वैज्ञानिक रूप से ये प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया वैज्ञानिक रूप से, एक शिशु के लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। तुरंत ब्लेम लगा देते हैं हम लोग माता पर, मादा पर, कि वही जो है पुत्र या पुत्री को जन्म, जबकि कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वैज्ञानिक ढंग से प्रूफ हो गया है कि Y जिस भी अंडाणु में जाएगा तो लड़का होगा और X वाला जो शुक्राणु है वो जाएगा तो लड़की होगा। तो यहाँ पर नोट में ध्यान में रखिएगा कि वैज्ञानिक रूप से शिशु के लिंग का निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है, पिता के लिए पिता जिम्मेवार है, पिता जिम्मेवार है, न कि माता। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से निषेचन पूरा हो गया। और निषेचन के बाद अब जो जाइगोट बना है
ये देख रहे हैं जाइगोट। अब इसका अंतर रोपण होगा, यानी अब गर्भाशय की दीवार में जाकर के वो फिक्स हो जाएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को देखना है अंतर रोपण के बारे में, इम्प्लांटेशन के बारे में। तो अंतर रोपण में देखिए क्या होता है, अंतर रोपण यानी इम्प्लांटेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये सारे प्रोसेस दिए गए हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ABCD करके बताया गया है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो जो जाइगोट होता है वह जाइगोट अब क्या बनाते हैं, कोरक पुटी बनाते हैं, यानी ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप कितना सेल बनता है, तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16 कोशिकाओं का एक रचना बनता है जिसको तूतक कहते हैं। तो 16 कोशिकाओं की रचना तूतक का मतलब हो गया मोरुला, जिसको कहते हैं मोरुला बनता है। और इसके जो सेल्स होते हैं, इसके कोशिकाओं को, इसमें जो 2, 4, 8, 16 ये सब जो देख रहे हैं कोशिका, इसके कोशिकाओं को, इसकी जो कोशिका है, इसके कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, या जो है ना कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। अब यह जो तूतक है, ये अब जो अगला स्टेप में जाएगा, मोरुला की जो कोशिकाएं हैं, अब क्या होती है, तुरंत एक खोखले गेंद जैसी रचना बना देती है। वो खोखले गेंद वाली जो रचना है उसी को कोरक पुटी कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट जैसी रचना कोरक पुटी का मतलब हो गया ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। और यही ब्लास्टोसिस्ट अब क्या होती है कि कितना सेल का हो जाएगा, 16 से 32 सेल का होगा। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसी का आरोपण कहाँ होता है, गर्भाशय की अंतः स्तर में, हो जाता है और वहीं पर इसका विकास होता है, अंतर स्तर में हो जाता है एवं इसका आगे का विकास शुरू होता है, यानी भ्रूणीय विकास। आगे का विकास का मतलब हो गया भ्रूणीय विकास, आगे का विकास शुरू होता है। तो इतना जो हो गया आपको अंतर रोपण। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा इसको, यहाँ पर क्या था कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये आपको क्या है, गर्भाशय, और यही हो गया एंडोमेट्रियम हो गया, एक साइड का हम लोग बना कर देख रहे हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जाइगोट बना था, यहाँ पर ये अंडाणु था, और इधर से शुक्राणु आ करके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किए थे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद अब ये क्या बना था, इसमें एन क्रोमोजोम, यानी 23 क्रोमोजोम और 23 क्रोमोजोम यानी मिल करके ये बन गया क्या, जाइगोट। इसी को कहते हैं जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में कितना क्रोमोजोम हो गया, 46। फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, 2 सेल के बन जाते, देख रहे हैं धीरे धीरे। अब ये इधर की तरफ आएंगे, 2 के बाद कितना सेल हो जाएगा, 4 सेल हो जाएगा।
4 के बाद कितना हो जाएगा, 8 सेल का हो जाएगा ये। 8 के बाद यानी ये 46 क्रोमोसोम, जाइगोट का मतलब 46 लिखे हैं, तो यह जाइगोट है। ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 16 सेल का हो जाएगा। 16 सेल के बाद अब ये क्या हो जाएंगे, 32 सेल वाला, 16 से 32 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और वही इसके अंदर जा कर के फिक्स हो जाएगा। तो इसके अंदर ये एक खोखले गेंद की जैसा रचना हो गई और इसी खोखले गेंद में ये आपको इस तरह से, तो यह हो गया क्या, ब्लास्टोसिस्ट। तो यही ब्लास्टोसिस्ट, ये जो गर्भाशय की अंतः स्तर होती है, ये हो गया गर्भाशय की अंतः स्तर, इसी में आकर के फिक्स हो जाता है और यहीं से अब न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। तो इसी चीज़ को देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से दिया हुआ है। और ए में देखिएगा, ए जो पोजीशन है वहाँ पर निषेचन स्थल कहाँ, जहाँ बी में देखिए शुक्राणु जो है अटैच हो रहा है, उसमें से एक शुक्राणु प्रवेश कर गया है। उसके बाद सी में देखिए 2 कोशिका का, फिर डी में देखिए 4 कोशिका का, फिर ई में देखिए 8 कोशिका का, एफ में देखिए 16 कोशिका का, इसी तरह से जी एच है और एच जो है वही ब्लास्टोसिस्ट है यानी कोरक पुटी है और वही जा कर के गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें जाके फिक्स हो गया है। और एक कोरक पुटी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि उसमें इस तरह से रचनाएँ पाई जाती है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट की रचना हो गई, जिसमें बाहर पोषक स्तर रहता है और अंदर में इनर सेल मास रहता है, जो कि बाद में चल करके यही भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये जो रचना देख रहे हैं, इसको कहते हैं पोषकोरक। यही पोषण लेगा, इससे यही जाके अटैच हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास का मतलब हो गया अंतर कोशिका समूह। ये हो गया अंतर कोशिका समूह हो गया। तो यही अंतर कोशिका समूह अब आगे चल करके एक भ्रूण का निर्माण करेगा। अब इसे कोरक पुटी में आप ये देखिएगा, ये कोरक पुटी का स्ट्रक्चर हो गया। ये बाहर ये सेल का लेयर हो गया, एक खोखले गेंद की तरह हो गया। तो ये बाहर जो देख रहे हैं ये पोषकोरक हो गया और इसके अंदर ये रचना। तो इस तरह से यह जो है पूर्ण हो गया।